हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक कुशल मंगल होंगे। मैं विकास कुमार कुशवाहा आज आपके सामने लेके आया हूँ एक नया चैप्टर क्लास 10th चैप्टर 2 फेडरलिज्म। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म की बात करते हैं तो जैसे कि हर चैप्टर की तरह ये एक शीर्षक है चूंकि, तो इसके बारे में हमें जानना होगा कि आखिर ये फेडरलिज्म होता क्या है। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं तो ये एक टाइप का गवर्नमेंट होता है। फेडरलिज्म का मतलब एक टाइप का गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between the central authority and its different constituents। इसका मतलब इसमें पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो या दो से अधिक हिस्सों में होता है। क्लियर है। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था पावर शेयरिंग के मामले में कि इसमें वर्टिकल गवर्नमेंट को ही, वर्टिकल जो पावर शेयरिंग था ऊपर से नीचे की तरफ था सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट या कंस्टिट्यूएंट अथॉरिटी, और बड़े देशों के लिए एक लास्ट में आता है जिसे बोलते हैं लोकल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। तो दोस्तों इसके तहत हमेशा हमको एक बात ध्यान में रखना होगा कि इसमें पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जो कि एंटायर कंट्री के लिए होता है, जिसमें पूरे देश के इंटरेस्ट की बात आती है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा जो होता है वो अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होता है, उनके इंटरेस्ट की, उनके हित की बात होती है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। आमतौर से यही मैक्सिमम देशों में यही दोनों गवर्नमेंट पाई जाती हैं। लेकिन कुछ एक देश ऐसे होते हैं जहां के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, जो बड़े देश होते हैं, ऐसे जगह पे केवल इन दो गवर्नमेंट के आधार पे पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पाता। तो इसी वजह से कहीं कहीं पे एक थर्ड टाइप का गवर्नमेंट भी मुद्दा मतलब सामने आता है, फोकस में आता है। जैसे कि हमारे यहाँ 1992 में एक नए टाइप का गवर्नमेंट आता है जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। दोस्तों ये गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ भी नहीं था, लेकिन बाद में जब देखा गया कि इंडिया जैसे बड़े देश में एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ज्यादा परेशानी का सामना हो रहा था, इसके वजह से क्या कि एक थर्ड टाइप के गवर्नमेंट का यहाँ पे नाम आना पड़ा, ठीक है। अब दोस्तों वन बाय वन हम इसके बारे में समझते हैं कि फेडरलिज्म है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स क्या होता है दोस्तों? फीचर्स आमतौर से जब भी हम बात करेंगे फीचर्स का तो इसमें 7 पॉइंट्स आते हैं। कितने पॉइंट्स आते हैं? 7 पॉइंट। पहला पॉइंट ये कहता है कि इस गवर्नमेंट में, ठीक है, देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। मतलब फेडरलिज्म के तहत 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी कि 2 तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर 2 से अधिक में कहीं कहीं भी हो सकता है, जैसे अपने यहाँ होता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इसमें जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, चाहे 2 हो या 2 से अधिक हो, तो डिफरेंट जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है ये लोग सेम सिटीजन के ऊपर गवर्न करते हैं। किसके ऊपर? सेम सिटीजन के ऊपर गवर्न करते हैं। ये लोग गवर्न करते हैं सेम सिटीजन के ऊपर, यानी कि हम ही लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार भी हमारे ऊपर, हम नागरिकों के ऊपर राज करते हैं। जो हमारे यहाँ के राज्य सरकार है वो भी हम नागरिकों के ऊपर ही राज करते हैं। बट लेकिन इनका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, जो इनका दायरा होता है, वो दायरा वो अलग अलग होता है। ये ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। किन मैटर में? आमतौर से 3 मैटर की बात करते हैं। लेजिस्लेशन, इसके अलावा टैक्सेशन, और उसके अलावा एक थर्ड फील्ड आता है जिसे हम बात बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है 3 मामलों में। किसमें? एक आता है टैक्सेशन, टैक्स के मामलों में, लेजिस्लेशन, नियम कानून बनाने के मामले में, और लास्ट जो आता है इसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 3 मामलों में इनका जो दायरा होता है वो अलग होता है। फिर से ध्यान से सुनना दोस्तों। पहला कहता है, फर्स्ट फीचर्स कहता है कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। सेकंड कहता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भले ही डिफरेंट होते हैं लेकिन ये लोग सेम सिटीजन के ऊपर शासन करते हैं। लेकिन इनका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है टैक्सेशन के मामले में, लेजिस्लेशन के मामले में, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, तो ये ज्यूरिसडिक्शन, ये दायरा अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
जो थर्ड पॉइंट आता है वो थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर कभी भी, हाँ, इन लोगों का जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस, डिफरेंट गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस है और जो इनके पावर हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इसका मतलब ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ वर्णन किया गया है किसके बारे में, इनके एग्जिस्टेंस के बारे में। ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, ऐसा नहीं है कि बस अपने आप से बना दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल साफ साफ वर्णित है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें वर्णन किया गया है कि ये डिफरेंट जो गवर्नमेंट है, इनका एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व में होना और साथ ही साथ उनका जो पावर है, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इनकी गारंटी देता है। ठीक है। फोर्थ कहता है दोस्तों कि अगर आप किसी तरह का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को चेंज करना चाहते हैं, तो कैन नॉट, या कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अगर आपको चेंज करना है तो कैन नॉट बी चेंज, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का मतलब कोई भी एक गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको चेंज करना होगा तो इसके लिए बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं या डिफरेंट लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं ना, इनका कंसेप्ट, मतलब इनकी सहमति, इनका एग्री होना जरूरी होता है। बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट का एग्री होना जरूरी होता है। फिर से ध्यान से सुनना दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन अगर हमें चेंज करना होता है तो ये यूनिलेटरली नहीं हो सकता है। इसके लिए दोनों जो गवर्नमेंट है, इनका कंसेंट होना जरूरी है, इनका एग्रीमेंट होना, इनकी सहमति जरूरी है, तभी हम इसमें कोई चेंज कर सकते हैं। अकेले एक कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ कहता है कि जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, ये अंपायर की भूमिका निभाता है। ये किसकी भूमिका निभाता है दोस्तों? अंपायर। जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है, वैसे ये डिफरेंट जो गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो इनके बीच में अगर किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा की नौबत आती है, या किसी भी तरह का कोई भी अगर ऐसे डिस्प्यूट की नौबत आती है, तो ऐसे में जो मेन अंपायर की भूमिका निभाएगा वो कौन होता है? हाईएस्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इनकी बात को मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 पॉइंट होते हैं। अगर हम छठे की बात करते हैं तो 6th पॉइंट ये बोलता है, ध्यान से सुनना आप, 6th पॉइंट ये बोलता है कि ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ क्या है? स्पेसिफाइड है, मतलब बिल्कुल साफ साफ दिया गया है, साफ साफ ये दिखाया गया है क्या, कि जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनका जो भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो ये सब कुछ क्लियरली स्पेसिफाइड है, बिल्कुल साफ साफ पहले से दे दिया गया है कि हाँ भाई किसके दायरे में क्या क्या होता है। और 6 पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों, और 1 पॉइंट बचा है जो कि 7वां है। वो 7वां पॉइंट क्या बोलता है कि 7th पॉइंट है कि मेन इस फेडरलिज्म के 2 पर्पज हैं। कितने हैं? 2 पर्पज है। इसका उद्देश्य कितने हैं? 2 हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है कि सेफगार्ड, यानी कि सुरक्षा को बनाए रखना, एंड प्रमोट यूनिटी, और यूनिटी को प्रमोट करना। सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, यानी कि देश की यूनिटी को बनाए रखना और साथ ही साथ देश के सेफगार्ड, देश की सुरक्षा की बात करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो रीजनल, जो अलग अलग क्षेत्रीय विषमताएं हैं, रीजनल जो भी डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को क्या करना? एकोमोडेट करना। एकोमोडेट का मतलब है इनको साथ साथ लेके चलना। यानी कि फिर से आप समझ लो कि 2 पर्पज है। पहला है कि देश के यूनिटी को बनाए रखना, मेंटेन करना, और साथ ही साथ इसके सेफगार्ड, इसके सुरक्षा के बारे में। और दूसरा कहता है कि रीजनल डिफरेंसेस, यानी जो हमारे देश में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, क्षेत्रीय विषमताएं हैं, इनको भी ठीक ठाक एकोमोडेट का मतलब साथ साथ सबको लेके चलना। किसी भी तरह का कोई भी वहां पे उपद्रव या ये सब असमताएं, मतलब ये सब चीजें ना आ सकें, कि किसी के मन में एलियनेशन की भावना है कि हम लोगों के साथ कुछ भी सप्रेशन
किया जा रहा है, कुछ भी हम लोग के साथ मतलब लोगों के साथ सरकार के द्वारा अनियमित मतलब दूसरे तरह का बर्ताव किया जा रहा है, ऐसा लोगों के मन में ना आवे। तो ये बात हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 7 फीचर्स हैं। जब भी हम बात करते हैं फेडरलिज्म की तो ये 7 फीचर्स आपको ध्यान में होने जरूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म के बारे में। तो ये फेडरलिज्म यूनिटरी गवर्नमेंट से पूरी तरह से अलग है। क्यों? यूनिटरी गवर्नमेंट का बिल्कुल ये समझ सकते हैं आप कॉन्ट्रास्ट है। ये हो गया यूनिटरी और ये हो गया आपका फेडरल। इन दोनों के बारे में क्या अंतर है हम बताते हैं। देखो दोस्तों, यूनिटरी गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, या फिर इसके जो सब यूनिट होते हैं वो सब के सब इसके सब ऑर्डिनेट होते हैं। सब ऑर्डिनेट का मतलब कि जितने भी ये सब यूनिट हुए हैं ये सब के सब इनके अंडर में होते हैं, यानी कि इनके द्वारा दिए गए आदेशों को इन्हें फॉलो करना होता है। ये जो बोलते हैं वो इन्हें मानना पड़ता है। ये लोग पूरी तरह से इनके लिए जवाबदेह होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो कौन होता है? ये। क्लियर है दोस्तों? यानी कि ये लोग पूरी तरह से इनके प्रति जवाबदेह होते हैं, इनकी एडवाइस को फॉलो करना होता है। जबकि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि इसमें एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है, बल्कि 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो इसमें जो सब यूनिट होते हैं ये लोग सब ऑर्डिनेट नहीं होते हैं। सब ऑर्डिनेट नहीं होते हैं का मतलब क्या हुआ कि इनके द्वारा दिए गए आदेशों को ये नहीं मानते हैं। इनका काम अलग अलग होता है और इनका काम अलग होता है, यानी ये अपना काम अलग देखेंगे, ये अपना काम अलग देखेंगे। ये इनको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, ये अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। ठीक है, इन लोगों का जुरिस्डिक्शन दायरा अलग अलग होता है। हाँ, दोनों लोग डायरेक्टली जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी ये लोग सिटीजन जो भी यहाँ के नागरिक हैं उनको ये लोग अपने कार्य से रिलेटेड जवाब देंगे। ये लोग उनके लिए अकाउंटेबल होते हैं, ये लोग उनके लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं जनता के लिए। ये इनके प्रति जवाबदेह नहीं होते। ये अंतर होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेडरेशन, कितने टाइप के फेडरेशन होते हैं। देखो दोस्तों, हमने बताया फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक एक गवर्नमेंट होता है सेंट्रल लेवल पे और दूसरा होता है स्टेट लेवल पे। ये हमने 2 टाइप के बताया। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि फेडरेशन की बात, कि अब भाई ये 2 तो है हर देशों में, लेकिन किस तरह से है, कहां पे इनको ज्यादा पावर है, कहां पे इनको कम पावर है, क्या सारे स्टेट को बराबर पावर है, क्या हर जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट हायर है? अगर है तो अब इनके बारे में देखना है किस तरह से। देखो, आमतौर से 2 तरह के गवर्नमेंट पाए जाते हैं, 2 तरह के फेडरेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फेडरेशन के बारे में। यानी फेडरलिज्म के अंतर्गत भी अब 2 हिस्से आते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी ये क्या कहता है इसमें कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर ये होता है कि इसके अंतर्गत छोटे छोटे स्मॉल डिफरेंट इंडिपेंडेंट, यानी कि इसके अंतर्गत ये होता है कि अलग अलग छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आते हैं कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म ए बिगर यूनिट, और एक बड़ा यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं। फिर से सुनना दोस्तों, इसमें क्या होता है, स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर यूनिट दैट इज कॉल्ड द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स आके मिल के एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, तो इसमें सारे स्टेट्स के जो पावर होते हैं वो इक्वल होते हैं। जितना इसका होगा उतना इसका, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं सबके पावर इक्वल होंगे, सबका लेवल इक्वल होगा। किसी के पास कम या किसी के पास ज्यादा पावर नहीं होगा, चाहे वो स्टेट बड़ा हो चाहे वो स्टेट छोटा हो। स्पेशली इस तरह का जो फेडरेशन है वो कहाँ पाया जाता है? ये आपका यूएसए में पाया जाता है, ये आपका स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस टाइप का गवर्नमेंट, इस टाइप का फेडरेशन या इस टाइप का फेडरलिज्म आपका कहाँ है? इन 3 देशों में मिलता है। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं हम होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर का मतलब ये होता है कि इसमें एक बड़ा सा देश, ए लार्ज कंट्री, एक बड़ा सा देश जो होता है ये पावर को डिवाइड करता है। ये क्या करता है?
पावर को डिवाइड करता है। किसके बीच में? बिटवीन द, किसमें? डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, यानी डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में, एंड सेंट्रल अथॉरिटीज या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। यानी कि ये हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर के केस में क्या होता है दोस्तों, इस फेडरेशन में एक बड़ा देश जो होता है ये पावर को डिवाइड करने का काम करता है। किसके बीच में? एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, एक यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और जो अलग अलग डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है, राज्य जिन्हें बोलते हैं, इनके बीच में। यानी इसमें ये एक सेंटर पे होता है जो कि अलग अलग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जबकि इसमें अलग अलग लोग आके एक पावर का यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, या कह सकते हो कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना? मतलब इसमें क्या होता है कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि यहाँ पे सारे लोग एक जगह पे एक्यूमुलेट करते हैं, मिलाते हैं। ये दोनों में अंतर है। अब दोस्तों इसमें क्या सारे स्टेट के पास बराबर पावर है? नहीं, पावर को ये डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसमें जितने भी स्टेट्स हैं सबको इक्वल पावर नहीं है। जो बड़ा स्टेट होगा उनको ज्यादा पावर, जो छोटा स्टेट होगा उन्हें कम पावर। इसका एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल जो होता है वो है हमारा भारत देश, इंडिया। इसके अलावा स्पेन में आप इस तरह का पाएंगे। इसके अलावा बेल्जियम में आप इस तरह का फेडरेशन, इस तरह का फेडरलिज्म पाएंगे। ये 3 एग्जाम्पल हो गए, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। यानी कि इंडिया की बात करते हैं, यूपी जैसे बड़े स्टेट को ज्यादा पावर, ज्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात होती है, रेवेन्यू ज्यादा होता है, ज्यादा पावर होता है। और सिक्किम जैसे छोटे से देश, गोवा जैसे, सिक्किम जैसे छोटे से राज्य, गोवा जैसे छोटे से राज्य को कम पावर मिलता है। फिर से देखो दोस्तों, इसमें क्या बोलता है कि हर स्टेट को इक्वल पावर नहीं मिलता है। बड़े स्टेट को ज्यादा पावर दिया जाएगा, छोटे स्टेट को कम पावर दिया जाएगा। बड़े स्टेट को ज्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, पैसा इनकम ज्यादा होगा, और जो छोटे स्टेट होंगे उनका रेवेन्यू कम होगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखना होगा। ये 2 टाइप के फेडरेशन पाए जाते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मतलब लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा देश है। सपोज करो ये एक इंडिया कंट्री हो गई, क्लियर है? अब इस देश में अगर कैपिटल दिल्ली में पीएम रहते हैं और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, तो ये डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट को दे दिया गया। डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट का मतलब अलग अलग राज्यों को पावर दे दिया गया। सपोज कि ये यूपी हो गया, क्लियर है? अब यूपी में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब यूपी में इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, इतना बड़ा ये राज्य है और इतना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है कि अब यहाँ पे कोई एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट अगर देवरिया मान लो आपके सामने अगर है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर को ये नहीं पता चल पाता कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, भली भांति चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और 1992 में इसी के तहत एक नए वर्ड का नाम सामने आया जिसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम बात करते हैं वही डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके तहत किन किन फैसलों को लिया गया। तो दोस्तों आइए बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ये बोलता है when power is taken away by central and state government, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर को लेके और दे दिया जाता है किसको? एक और गवर्नमेंट को, जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। तो इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखो दोस्तों, नाम से पता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर अलग अलग जगहों से ले आके सेंटर में रखना, दैट इज द सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का पावर का मतलब कि सेंटर में से उठा के और अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या कहता है कि सेंट्रल और स्टेट से पावर इज टेकन अवे, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ था? 1992 में, 1992 में ये हुआ था। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत महसूस की गई, और जरूरत महसूस करने के बाद इसके कुछ स्टेप्स लिए गए। वो क्या स्टेप्स हैं, आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर स्टेप्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप्स लिया गया था कि ये मैंडेटरी कर दिया गया, ये मैंडेटरी कर दिया गया कि हर 5 साल में, एवरी 5 years यहाँ पे एक इलेक्शन कंडक्ट कराना जरूरी है। ठीक है, एक इलेक्शन कंडक्ट कराना
जरूरी है। किसके लिए? लोकल गवर्नमेंट के लिए। लोकल गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं म्यूनिसिपल, और साथ ही साथ गांव के लिए क्या बोलते हैं? पंचायत। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जब भी लोकल गवर्नमेंट की बात आती है तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। पहला होता है कि जब भी लोकल गवर्नमेंट में गांव की बात करते हैं तो पंचायत या पंचायती राज इन सब की बात करते हैं, और जब शहर की बात होती है, टाउन की बात होती है, तो उसे हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो शहर में म्यूनिसिपल, गांव में पंचायत। ठीक है, तो पहला चीज होता है कि ये मैंडेटरी कर दिया गया कि हर 5 साल पे रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट कराना जरूरी है। किसके लिए? फॉर द लोकल गवर्नमेंट, यानी म्यूनिसिपल और पंचायत के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराना अनिवार्य है। ये बोला गया 1992 के स्टेप्स के तहत। ये कौन सा है? स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन के तहत 1992 में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड की बात करते हैं तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा चांसेस होते हैं पूछने का। ये रेगुलर इंटरवल पे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो पहला हुआ कि ये मैंडेटरी है कि हर 5 साल के रेगुलर इंटरवल पे क्या करते हैं? इलेक्शन कंडक्ट कराना जरूरी है। सेकंड बोलता है कि इस लोकल गवर्नमेंट में SC, ST एंड OBC, SC, ST और OBC को रिजर्वेशन की सुविधा दे दी गई, आरक्षण की सुविधा दे दी गई। इन लोगों को इसमें रिजर्व सीट दे दिया गया, यानी जब भी इनका इलेक्शन होगा तो इस लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में इन लोगों को रिजर्वेशन की सुविधा दे दी गई। ठीक है दोस्तों, और पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं को भी रिजर्वेशन की सुविधा दी गई। वुमेन को भी 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया। हालांकि ये कभी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं के लिए कभी रिजर्वेशन दी नहीं गई। हालांकि 3 दशक से 30 सालों से भी लंबे समय से इस बारे में डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका दोस्तों। लेकिन इसमें हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट में, तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है कि वो कौन सा गवर्नमेंट है जिसमें महिलाओं को आरक्षण दी गई है। दैट इज द लोकल गवर्नमेंट। इसमें महिलाओं को 1/3 सीट रिजर्व दे दी गई है, रिजर्वेशन की गई है। फोर्थ पॉइंट कहता है एक नया स्टेट इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया गया, इसको फॉर्म किया गया। क्यों? ताकि ये कंडक्ट करा सके इलेक्शन। किसका इलेक्शन? लोकल गवर्नमेंट का, यानी म्यूनिसिपल और साथ ही साथ पंचायत। ये म्यूनिसिपल और पंचायत का इलेक्शन करा सके, इसके लिए एक नया स्टेट इलेक्शन कमीशन को फॉर्म किया गया ताकि ये कंडक्ट करा सके इलेक्शन। किसका? म्यूनिसिपल और पंचायत के इलेक्शन को कंडक्ट। 5वां पॉइंट जो आता है वो कहता है कि हर राज्यों को ये बोला गया कि ईच स्टेट्स हैव टू, मतलब अब इनको ये जरूरी हो गया है कि ये अपने कुछ सम पावर्स एंड रेवेन्यू, और कुछ रेवेन्यू ये क्या करें? शेयर करें। किसके साथ शेयर करें? लोकल गवर्नमेंट के साथ। ये भी मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 5वां पॉइंट कहता है, 5th पॉइंट कहता है कि हर एक स्टेट्स को ये मतलब इनको मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि ये अपने कुछ पावर और कुछ रेवेन्यू को, कुछ पैसे को, कुछ पावर को ये शेयर करें लोकल गवर्नमेंट के साथ। ये 1992 के तहत डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात आती है तो उसमें ये 5 स्टेप्स लिए गए, और इस तरह से हमारे देश में एक और मजबूती आ गई। यानी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में और भी ज्यादा मजबूती आ गई इस डिसेंट्रलाइजेशन के तहत। और इसके तहत हमारे यहाँ का जो भी कामकाज है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये काफी सुचारू रूप से, काफी बेहतर तरीके से ये होना स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इनको किस नाम से जाना जाता है लोकल गवर्नमेंट में। देखो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट तो गांव की बात करते हैं, रूरल एरियाज। इसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। इसके तहत क्या बोला गया कि ईच विलेज, इसके तहत ये बोला गया कि ईच विलेज, हर गांव में, या फिर ग्रुप ऑफ विलेज, या फिर और ग्रुप
ऑफ विलेज, प्रत्येक गांव या ग्रुप ऑफ विलेज का मिला के एक तैयार किया गया ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत में पंचों का, आम जो भी यहाँ के लोग होते हैं, वोटर होते हैं, एडल्ट सिटीजन होते हैं, इनके द्वारा यहाँ पे इलेक्टेड कराया जाता है किसका? पंच का। और पंच के बीच में एक जो चुने जाते हैं वो होते हैं सरपंच। ये सरपंच जो होते हैं इस ग्राम पंचायत से रिलेटेड किसी भी, चाहे वो एक गांव हो चाहे गांव का जो ग्रुप हो, इनके बीच में किसी भी रिलेटेड मुद्दा होगा उसमें डिसीजन देना होता है इन्हीं सरपंच को। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्राम पंचायत होता है ये किसकी निगरानी में काम करता है? ये निगरानी में काम करता है ग्राम सभा के। ग्राम सभा के सुपरविजन में ये काम करता है, सुपरविजन। अब ये ग्राम सभा क्या है? ये ग्राम सभा एक ऐसा सभा होता है जिसके मेंबर कौन लोग होते हैं? उस गांव के या फिर इन सब गांव के जो भी ग्रुप ऑफ विलेज है, इनमें जो भी लोग एक्टिव वोटर्स होते हैं या इसमें जो भी एडल्ट वोटर्स लोग होते हैं, इन्हीं लोगों के का ये एक ग्रुप होता है, इन्हीं लोगों का ये एक समूह होता है जिसे ग्राम सभा बोलते हैं। ये ग्राम सभा का काम है कि ग्राम पंचायत के कामों को सुपरविजन करना। ठीक है दोस्तों, ये ग्राम सभा जो है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये हर एक साल में 2 से 3 बार इनको मीटिंग करना जरूरी होता है, जिसमें ये इस ग्राम पंचायत के टोटल बजट को यहाँ पे देख रेख कर सके कि कितना बजट कैसे होता है। हर साल का सालाना बजट ये लोग यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, देखते हैं। और उनके अलावा ग्राम पंचायत का जो भी कार्यकलाप है, जो भी इनका परफॉर्मेंस है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। कौन? ये ग्राम सभा। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद जब बहुत सारे ग्राम पंचायत, ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारी जगह पे ग्राम पंचायत मिलते हैं, तो ये ग्राम पंचायत ऐसे ही जब बहुत सारे ग्राम पंचायत आपस में मिलते हैं तो ये लोग फाइनल क्या बनाते हैं? ये लोग बनाते हैं पंचायत समिति। ये लोग क्या बनाते हैं दोस्तों? पंचायत समिति। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा जब बहुत सारे ग्राम पंचायत, पहले आप देखो हर गांव में या गांव के ग्रुप में ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करता है। ठीक है, ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? एडल्ट वोटर्स होते हैं। अब ये बहुत सारे ग्राम पंचायत आपस में मिलकर बनाते हैं पंचायत समिति बनाते हैं, या इन्हें ब्लॉक भी कहा जाता है या इन्हें मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इन लोगों में भी क्या होता है? इलेक्टेड लोग चुने जाते हैं, मेंबर चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। अब इसके बाद जब बहुत सारे पंचायत समिति बन गए। ठीक है दोस्तों, अब जब पंचायत समिति जब बहुत सारे पंचायत समिति यानी पूरे जिले की अगर बात करते हैं तो उस जिले में जितने भी पंचायत समिति हैं या जितने भी ब्लॉक हैं या जितने भी मंडल हैं, जब ये सब आपस में मिलते हैं तो फाइनल ये लोग क्या निर्माण करते हैं? ये लोग बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं जिला परिषद। तो ये एक बहुत बड़ी इकाई है जिसे हम जिला परिषद के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार सुन लो दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। क्या लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गांव में इसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। हर गांव या ग्रुप ऑफ विलेज में एक ग्राम पंचायत होता है जिसमें पंचों का चुनाव होता है। किसके द्वारा? जो भी एडल्ट वोटर्स होते हैं। इन पंचों का एक हेड होता है जिसे सरपंच बोलते हैं। ये सरपंच इस सारे डिसीजन को वहां पे लेता है। ठीक है, ये लोग ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करते हैं। ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? जो वहां के एडल्ट वोटर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये ग्राम सभा जो है हर साल में 2 से 3 बार इकट्ठा होते हैं लोग। ये लोग ग्राम पंचायत का टोटल जो भी इनका एस्टिमेटेड बजट हो रहा है उसके बारे में रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ इनके परफॉर्मेंस की भी देख रेख करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। जब बहुत सारे ऐसे ही ग्राम पंचायत आपस में मिलते हैं तो ये लोग पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल बनाते हैं। ठीक है, और जब उस जिले में जितने भी ब्लॉक और मंडल हैं या पंचायत समिति हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं एक बड़ी इकाई जिसे जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। तो उस जिले का ये सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, और किसी भी जिले में जो टोटल एमएलए, किसी भी जिले में ध्यान देना आप लोग, किसी भी जिले में जो एमएलए या एमपी होते हैं, एमएलए या एमपी, जितने भी एमएलए और एमपी लोग होते हैं वो सब के सब क्या इस जिला परिषद के मेंबर भी होते हैं। सोच सकते हो आप लोग ये जिला परिषद कितनी बड़ी इकाई है। उस जिले में जितने भी एमपी और एमएलए होते हैं वो लोग इस जिला परिषद के मेंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब
जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है यानी चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद, दैट इज द हेड ऑफ द जिला परिषद, यानी कि इस जिला परिषद का जो हेड होता है उसे बोलते हैं जिला परिषद अध्यक्ष। ठीक है, ये इसके बारे में पूरा हो गया। ये कहाँ के बारे में? गांव के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाउन के बारे में। तो जब टाउन की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट को टाउन में बोला जाता है म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल बोलते हैं, टाउन में म्यूनिसिपल बोलते हैं। और जब अगर हम बात करते हैं किसी बिग सिटी के बारे में, बड़े शहर के बारे में, तो इसे बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे इसे म्यूनिसिपैलिटीज भी बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं, और इसे नगर निगम बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक छोटा सा अगर एक टाउन हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट हुआ जो कि छोटा है, इसे म्यूनिसिपैलिटीज, यहाँ पे लोकल जो गवर्नमेंट होता है, शहर की बात करते हैं तो छोटा सा अगर टाउन है तो इसे म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, अगर एक बड़े शहर की बात करते हैं तो वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट होता है इसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, और इसे हम लोग हिंदी में नगर निगम के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये म्यूनिसिपैलिटीज का जो चेयरमैन होता है उसे बोलते हैं क्या? मतलब जो यहाँ का हेड होता है उसे बोलते हैं चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, यानी नगर पालिका अध्यक्ष। चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपैलिटी चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। और जब हम बात करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तो इसका जो हेड होता है इसे हम लोग मेयर के नाम से जानते हैं। मेयर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर। और ये नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटीज का हेड कौन होता है? म्यूनिसिपैलिटीज चेयरपर्सन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से फेडरलिज्म के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। वन बाय वन जितने भी इंपॉर्टेंट या फिर आम जो भी पॉइंट्स हैं वो सब हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसमें आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी तरह से अच्छे से बिना स्किप किए बिल्कुल सीरियल वाइज अगर आप इसे देखते हैं तो आपको ये काफी पसंद आएगी। ठीक है, बाकी इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन दबाएं, ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह के अच्छे वीडियोज अगर आपके सामने आए तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।